आज का वीडियो मैं आप सभी के लिए चैलेंज दे रहा हूँ। जी हाँ, वीडियो शुरू कर रहा हूँ इसी समय बता दे रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप बड़े-बड़े धुरंधर को मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में से आप 20 क्वेश्चन को सही करके दिखा दीजिए। जी हाँ, 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 20 क्वेश्चन आप सही करके दिखा दो तो मैं मान लूँगा और ये चीज़ें रियल में आप खुद पर, चूँकि आपके सामने एग्ज़ाम है, आपके सामने स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम है। अगर आप यहाँ पे ईमानदारी नहीं चेत रहे हैं तो एग्ज़ाम में तो आपकी ईमानदारी पूरा पता चल ही जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो यहाँ पे या सच बोल रहे हो। अगर आप ये 50 में से 20 सही कोई भी 20 अगर आप बना लेते हैं तो आप समझ जाइए कि अपने आप में आप धुरंधर है और आपको जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ये पिछले 3 से 4 सालों का मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको कि अगर इन 50 में से आप 20 का जवाब आप अगर आप आज दे दिए, आपको जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप एक बेस्ट स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो जॉब के लिए और जॉब आपको मिलेगा अगर आप 20 सही कर लेते हो तो। ठीक है? चलिए, कहता है वार्निंग साइन ऑफ लंग्स कैंसर इंक्लूड परसिस्टेंट कफ, ब्लड स्पुटम, डिस्पेनिया एंड विच ऑफ द अदर फ्लोविंग सिम्टम। कहता है कि एक वार्निंग साइन है लंग कैंसर का, ठीक है ना, जिसमें कफ है, ब्लडी स्पुटम आ रहा है, सांस लेने में कठिनाइयाँ हो रही है और इसके अदर और कौन सा लक्षण जो है हो सकता है लंग कैंसर के वार्निंग में। तो हमको बता दिया है कि परसिस्टेंट कफ है, ब्लडी स्पुटम आ रहा है, डिस्पेनिया आ रहा है, ठीक है, और हमसे पूछा है कि इसमें और कौन सा जो है अदर सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, अदर सिम्टम्स में हाइपोटेंशन हटा दीजिए, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जनरलाइज वीकनेस तो कैंसर में ही होता ही है, ये चीज़ें हटा ही दीजिए। डिजीनेस, थकान, ये आप चीज़ें जो है इसको हटा दीजिए और इसमें जो बच जाता है रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन, बार बार प्लूरल इफ्यूजन इसमें होता है क्योंकि लंग कैंसर ही है, ठीक है, और इफ्यूजन तो होना ही होना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ हॉजकिन लिम्फोमा। कहता है कि हॉजकिन लिम्फोमा के निदान के समय विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज ऑफ्टन इन्वॉल्व, कौन सा एरिया जो है इन्वॉल्व होता है, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, चूँकि लिम्फोमा जो होता है आपके लिम्फ जो होता है, लिम्फ का कैंसर होता है, जो लसिका तंत्र होता है उसका कैंसर होता है, ठीक है। तो उसमें कैंसर है, उसमें हॉजकिन सो ही होता ही है, लिम्फ का कैंसर, ठीक है ना, हॉजकिन लिम्फोमा है। तो इसके डायग्नोसिस के समय कौन से एरिया इन्वॉल्व होता है, तो बेसिकली गर्दन, ठीक है, गर्दन, छाती से ऊपर के एरिया जो होते हैं वो इन्वॉल्व होता है। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, गर्दन के एरिया इन्वॉल्व होता है इसके डायग्नोसिस में, ठीक है ना। जैसे अगर किसी को लंग्स होगा तो छाती के एरिया इन्वॉल्व होगा, प्रोस्टेट होगा तो प्रोस्टेट पूरा जीनाइटल एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। हमसे पूछ रहा है कि मैं कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक का कैंसर इनमें कौन सा है, मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है, ठीक है, sarcoma, कार्सिनोमा, ऑस्टियोमा, ग्लूकोमा, कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी कनेक्टिव टिश्यू का जो आपका ट्यूमर होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर कनेक्टिव टिश्यू का जो कैंसर होता है वो सरकोमा होता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, सरकोमा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं, एकदम याद रखिएगा, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज सजेस्ट ए सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर ए सीए पेशेंट। पहले जानिए, सीए शॉर्ट में दे देगा तो ये कार्सिनोमा को बताता है, ठीक है, या कैंसर को बताएगा, समझ गए। तो सीए प्रोस्टेट मतलब प्रोस्टेट का कैंसर, ठीक है ना, या कार्सिनोमा जो भी बोलना है। तो कहता है सर्जिकल इंटरवेंशन प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन सा होगा, इसमें बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन है आपके सामने, कौन होगा इसमें बताइए ना। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या होगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए रेडिकल रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी। क्या होता है, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, यानी पूर्ण जो आपका प्रोस्टेट है उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, सर्जिकल प्रोसेस में। तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन होगा। 5 है विच टाइप ऑफ कैंसर हैज पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस गिवन बिलो। कहता है किस टाइप के कैंसर को बहुत ही जो उसका डायग्नोसिस होता है बहुत पुअरेस्ट होता है, मतलब बहुत ख़राब होता है। और वैसे कैंसर जिसका बहुत ख़राब जो है निदान होता है वह एक ऐसे स्टेज में पता चलता है जहाँ पे बचना मुश्किल होता है या उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, समझ लीजिए। तो कि कैसा कैंसर होता है, तो इसमें जो अपन राइट आंसर होगा मैं डियर में बता दूं, वो होगा पैंक्रिएटिक कैंसर। पैंक्रिएटिक कैंसर एक ऐसा कैंसर है या लंग कैंसर एक ऐसा कैंसर है
या ब्रेन में कैंसर होता है, ये सब ऐसा कैंसर है जो तब पता चलता है जब यह बहुत जो है ज़्यादा इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा डीपली रूप से पकड़ लिया रहता है, और फिर जो है इसका इफ़ेक्टिव डायग्नोसिस वगैरह बहुत पुअर होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, व्यक्ति का जीने का संभावना भी कम होता है, इसीलिए इसे पुअरेस्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका पैंक्रिएटिव जो है कैंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, छठा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फीचर ऑफ बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर का हमें जो है क्या पूछ रहा है, लक्षण फीचर पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बेनाइन ट्यूमर अभी स्टार्टिंग कैंसर होता है, धीमी गति के होता है, जो बहुत ज़्यादा हद तक इधर उधर नहीं फैलता है, समझ लीजिए। तो ये बेनाइन ट्यूमर होता है। तो ये बेनाइन ट्यूमर जो होता है ये आप समझ लीजिए इसमें मेटास्टेटिस प्रेजेंट नहीं होता है, समझ लीजिए, ठीक है। और ये आपको मैं बता दूं इसका जो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कैंसर होगा। देख लीजिए, कंटेनेंट विद इन ए कैप्सूल, यह कैप्सूल के अंदर आवरण के अंदर रहता है। ये फैलने का क्षमता एक से दूसरे जगह पर, चाहे ब्लड नली के माध्यम से हो या लिम्फ नोड के माध्यम से हो, ये इसका फैलने का जो है क्षमता कम होता है बेनाइन ट्यूमर का, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा प्रभाव करता है, जल्दी ठीक भी हो जाता है पेशेंट, ठीक है। आगे है यहाँ पे कहता है द पेशेंट विथ कैंसर इज रिसीविंग कीमोथेरेपी, यानी पेशेंट कैंसर वाला है जिसको कीमोथेरेपी लग रहा है, चल रहा है, एंड डेवलप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है कि जो आपका प्लेटलेट है उसका संख्या कम जाना, ठीक है। और देख लीजिए, तो यही कहता है पेशेंट जो है कीमोथेरेपी ले रहा है, उसको चल रहा है, और पेशेंट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेवलप है, मतलब उसमें प्लेटलेट की संख्या कमी है, ठीक है। द नर्स इज आइडेंटिफाई विच इंटरवेंशन एज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन द नर्सिंग प्लान ऑफ केयर। तो नर्स जो है सबसे ज़्यादा नर्सिंग केयर प्लान में किसको प्राथमिकता देगी, साइटोपोनिया, थ्रोम्बोसाइटोपोनिया वाले में, ठीक है ना। एम्बुलेंस 3 टाइम्स ए डे, ठीक है ना, एम्बुलेशन 3 टाइम्स ऑफ डे, मोनिटरिंग प्लेटलेट काउंट, मोनिटरिंग टेम्परेचर, मोनिटरिंग फॉर पैथोलॉजिकल फैक्टर। क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मोनिटरिंग प्लेटलेट काउंट। अब चूंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ही है, प्लेटलेट ही कम है, तो नर्स का काम है कि भाई प्लेटलेट मोनिटर करते रहिए, और बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम होने से पता ही है कि क्या होता है, ठीक है ना। इन द पेशेंट विथ टर्मिनल लंग कैंसर, ठीक है, यानी पेशेंट में लंग कैंसर अपने अंतिम पड़ाव में है, ठीक है ना, यानी बहुत ज़्यादा लास्ट स्टेज में है। द फोकस ऑफ नर्सिंग केयर इज ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन। कहता है लंग कैंसर टर्मिनल है, यानी अंतिम पड़ाव, अंतिम वाला है, तो नर्सिंग केयर में किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, नर्सिंग इंटरवेंशन में। प्रिपेयर द पेशेंट विल्स, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, प्रोवाइड पेन कंट्रोल। क्या करना चाहिए एक नर्स को, तो एक नर्स को उसे जो है क्या करना चाहिए, प्रोवाइड पेन कंट्रोल, यानी सबसे पहले उसको, अब देखिए पेन में इमोशन सब चीज़ आ जाएगा, तो एक नर्स को अब यही करना चाहिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वह पेशेंट को इमोशनल भी सपोर्ट करे, न्यूट्रिशन भी दे, उसकी इच्छा शक्ति को भी मजबूत करे, और उसके पेन में ही सब चीज़ आ जाएगा, प्रोवाइड पेन कंट्रोल, समझ रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। 9वां क्वेश्चन है, मिसेज शर्मा with advanced breast cancer is prescribed at tamoxifen nolvadex. When teaching the patient about this drug, the nurse should emphasize the importance of reporting which adverse reaction immediately। कहता है कि मिसेस शर्मा यानी एक महिला है, समझ लीजिए, जो एडवांस ब्रेस्ट कैंसर में उसको जो है प्रिस्क्राइब किया गया है टैमोक्सिफेन, जिसे नोल्वाडेक्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब किया गया है ब्रेस्ट कैंसर में, ठीक है। जब उनको पेशेंट को बताया जाता है इस ड्रग के बारे में, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है कि उसमें जो एडवर्स रिएक्शन होगा, उसमें नर्स जो है किन बातों को जो है मरीज को बताएगी कि इसमें रिएक्शन दिख सकते हैं, और इमीडिएटली जो है रिएक्शन दिख सकते हैं। कौन सा, तो हियरिंग लॉस, हेडेक, विजन चेंज एंड एनोरेक्सिया। क्या होगा, तो राइट आंसर विजन चेंज, जैसे धुंधला दिखाई देना, ठीक है, थोड़ा देर के लिए हो सकता है कुछ दिखाई भी ना दे, मतलब विजन चेंज हो सकता है अचानक से, इमीडिएट से ये लेने के बाद। नोल्वाडेक्स जिसे टैमोक्सिफेन कहते हैं, ठीक है, ये कब ये प्रिस्क्राइब किया गया है, ब्रेस्ट कैंसर में। उसके बाद एडवर्स रिएक्शन में क्या दिखेगा, तो विजन चेंज दिखेगा, ठीक है ना। आगे है कोपासी, देख लीजिए, कैपासी सरकोमा इज द टाइप ऑफ कैंसर विच इज कॉमन इन पीपुल। कहता है कि
यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, सीधा सीधा देखिए। कहता है कैपोसी सरकोमा इज द टाइप ऑफ कैंसर, यानी कैपोसी सरकोमा एक कैंसर का प्रकार है विच इज कॉमन इन पीपुल, जो सामान्यतः किस प्रकार के पीपुल में दिखे जाते हैं। तो बेसिकली कैपोसी सरकोमा एक जो होता है, जो खराब होते हैं, जो इम्यूनिटी बहुत जिनका वीक होता है, बहुत प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है, वैसे व्यक्तियों में कैपोसी सरकोमा अगर दिखेगा तो आप लोग को समझना होगा कि HIV एक इम्यूनिटी डिफिशियंसी डिजीज है। अब एक जैसे ही व्यक्ति में इम्यूनिटी डिफिशियंस है तो वैसे व्यक्तियों में कैपोसी सरकोमा जो है ज़्यादातर संभावना होता है। तो HIV वाले में याद रखिएगा, चाहे जो भी इम्यूनिटी को बहुत कमज़ोर करने वाला रोग हो, तो अगर वहाँ पे पूछेगा कैपोसी सरकोमा का, तो देखिएगा इनमें से कौन सा इम्यूनिटी को कमज़ोर करने वाला है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कैपोसी सरकोमा डायरेक्टली जो है इम्यूनिटी वीक वाले मरीजों में अधिकतर जो है देखा जाता है। ठीक है, आगे है 11 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन। कहता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है ना, बोन का मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए। कहता है यहाँ पे कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द बोन, हड्डी के मैलिग्नेंट जो है ट्यूमर कौन सा है, यानी यूँ कहा जाए तो हड्डियों के जो कैंसर होगा वो मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी एक बढ़ने वाला, एक भयानक कैंसर वाला कौन होगा हड्डी में, तो ऑस्टियोसरकोमा। ठीक है ना, ऑस्टियोसरकोमा याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है, ए मेल पेशेंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द नेक फॉर द कैंसर ऑफ लैरिंग्स, यानी एक मेल पेशेंट, पुरुष पेशेंट है जिसको एक्सटर्नल रेडिएशन लग रहा है, यानी बाहर से उसको एक गर्दन पर जो है रेडिएशन लग रहा है, वो भी लैरिंग्स कैंसर के लिए। ठीक है, चूँकि लैरिंग्स आपका गर्दन के आसपास में ही है, तो बाहर से लैरिंग्स कैंसर के लिए बाहर से रेडिएशन उसको लग रहा है गर्दन पर। तो द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट, यानी सबसे संभावित जो लक्षण होगा कौन होगा, डिस्पेनिया होगा, सोर थ्रोट होगा, ठीक है, और डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। अब चूँकि बाहर से रेडिएशन लग रहा है तो यहाँ वहाँ का स्किन रेडनेस हो जाएगा, ठीक है, ड्राइनेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा झुर्रीदार हो जाएगा, वहाँ पे ईचिंग भी बहुत होगा, समझ गए। कुल मिला के सारा चीज़ होगा, और कुल मिला के जो है सोर थ्रोट भी होगा, समझ गए ना, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होगा। ठीक है, चूँकि ये है श्वसन से रिलेटेड, तो ये तो होगा नहीं श्वसन वाला कोई उसके बाद डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, तो बाहर से रेडिएशन लग रहा है तो डायरिया कॉन्स्टिपेशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये अपन गलत हो गया। ठीक है, आगे है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर के लिए सबसे बेहतर निदान इनमें से कौन सा है, सबसे बेहतर टेस्ट कौन सा है, तो पता होना चाहिए PSA जिसे बोलते हैं प्रोस्टेट, ठीक है ना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है ना, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, शॉर्ट में PSA बोलते हैं। ये प्रोस्टेट कैंसर को पता करने वाला डायग्नोसिस है। ठीक है, आगे है द प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन इन यूरिन, यानी कौन से प्रोटीन यूरिन में उपस्थित होता है जो सजेस्ट करता है डायग्नोसिस मल्टीपल माइलोमा का, यानी मल्टीपल माइलोमा बताता है यूरिन में कौन सा प्रोटीन की उपस्थिति होगा, तो वह सजेस्ट करेगा कि यह मल्टीपल माइलोमा है और उसका डायग्नोसिस होगा। ठीक है ना, तो देखिए जो बेंस जोन्स प्रोटीन होता है, BJ प्रोटीन इसे शॉर्ट में कहते हैं, बेंस जोन्स प्रोटीन जो होता है अगर यूरिन में आपके देखे जाते हैं, उपस्थित होता है, तो यह मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस आपको बताएगा, समझ गए, मल्टीपल माइलोमा। और माइलोमा जो होता है बेसिकली यह जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा सेल का कैंसर होता है माइलोमा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट विथ ल्यूकोमिया, एक पेशेंट ल्यूकोमिया का है जो रिसीविंग, जो ले रहा है बुसुफेन, ठीक है ना, माइलेरेन, बुसुफेन माइलेरेन एंड एलोप्यूरिनोल जिसे जाइलोप्रिम बोलते हैं, ये दवा ले रहा है, ल्यूकोमिया वाला पेशेंट है। ल्यूकोमिया क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है ना, द नर्स टेल्स द पेशेंट दैट द पर्पज ऑफ द एल्पुरिनोल इज टू प्रिवेंट, तो नर्स टेल्स द पेशेंट, नर्स पेशेंट को कहती है कि इसका उद्देश्य, यानी एल्पुरिनेल का क्या उद्देश्य है, किस चीज़ को रोकथाम करने के लिए, तो बेसिकली यह हाइपर यूरिसेमिया, यानी जो यूरिक एसिड ज़्यादा बनने लगता है कीमो चलने के बाद, या ये दवाई चलने के बाद ज़्यादा यूरिक जो बनने लगेगा, उस यूरिक को कंट्रोल रोकथाम के लिए जो है ये नर्स सलाह देगी कि ये दवा आपके जो हाइपर यूरिसेमिया है, यूरिक की मात्रा जो ज़्यादा बढ़ने लगेगा उसको कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नर्स इज टीचिंग पेशेंट हु सस्पेक्ट दैट सी हैज लम्प इन हर ब्रेस्ट, यानी एक नर्स जो है एक पेशेंट को बता रही है, ठीक है ना, बता रही है कि
ये संभावना है कि आपके लंप में जो सॉरी आपके ब्रेस्ट में लंप है यानी गांठ है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट डायग्नोसिस पीआर, पीआर मतलब होता है प्रोजेस्टेरोन रेसिपेटर। पीआर डायग्नोसिस नर्स बताती है, निर्देश देती है कि आप पीआर टेस्ट करवाइए। और पीआर जो होता है यह ब्रेस्ट कैंसर में क्या करता है, पीआर जो टेस्ट होता है यह ब्रेस्ट कैंसर में बताता है कि आपके जो प्रोजेस्टेरोन है जो आपके टिश्यू को क्या करता है, डेवलप करता है, उसके वृद्धि को ये बताता है, ठीक है ना। तो पीआर टेस्ट इसीलिए करवाया जाता है ब्रेस्ट का, समझ गए। तो ये क्या करता है, ये कौन सा टेस्ट करके पता चलता है, तो आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों को कि ये जो है फाइंड नीडल एस्पायरेशन, यानी नीडल एस्पायरेशन करके, यानी जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो ब्रेस्ट है उसमें नीडल लगाकर जो है एस्पायरेट किया जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन रेसिपेटर का पता किया जाता है कि इसका लेवल क्या है, ठीक है ना। ज़्यादा लेवल मीन्स यह ज़्यादा वृद्धि करेगा टिश्यू को, ठीक है ना, और वहाँ पे गांठ है तो ज़्यादा वृद्धि करेगा गांठ को, ठीक है। चलिए आगे है कॉमन कैंसर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का सबसे समान कैंसर कौन सा है, तो ओरल कैविटी का सबसे समान कैंसर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है ना, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। याद रखिएगा, पूछता है कि ओरल कैविटी का सबसे कॉमन कैंसर कौन सा होगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा, ठीक है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 36 साल के पुराना व्यक्ति है जो लिम्फोमा उसमें है, ठीक है, और उसमें साइन क्या है, सेप्टिक शॉक है 9 दिन आफ्टर कीमोथेरेपी, यानी एक मरीज है जो लिम्फोमा वाला है, ठीक है, और लिम्फोमा है तो कीमोथेरेपी ले रहा है। कीमोथेरेपी लेने के 9 दिनों के बाद उसे सेप्टिक शॉक लगा। सेप्टिक शॉक मतलब गंभीर संक्रमण से जो शॉक लगता है, जिसमें अचानक से ब्लड लेवल कमता है, ऑक्सीजन उसमें कमने लगता है व्यक्ति को, ठीक है ना, तो ये सेप्टिक शॉक होता है। तो मानिए एक पेशेंट है लिम्फोमा वाला, वो 9 दिनों कीमोथेरेपी लिया, कीमोथेरेपी लेने के 9 दिनों के बाद जो है उसमें साइन दिखता है सेप्टिक शॉक का, ठीक है। तो द नर्स कुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग टू बी प्रेजेंट, तो नए नर्स जो है क्या संभावना जाहिर कर सकती है कि मरीज में क्या होगा, ठीक है ना, क्या हो सकता है, समझिए। तो क्या होगा, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है माय डियर कि क्या हो सकता है उसमें, तो उसका जो ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी, लो ग्रेड फीवर चिल्स टेकिकार्डिया, समझ गए। तो उसमें प्रेजेंट जो होगा लो ग्रेड फीवर होगा, चिल होगा, टेकिकार्डिया होगा। अब देखिए यहाँ पे सेप्टिक शॉक कह दिया है, समझ गए, सेप्टिक शॉक कह दिया है। अब आप लोग खुद समझ जाइए कि सेप्टिक शॉक में क्या क्या होगा, क्या क्या लक्षण दिखेगा, तो उसी चीज़ को तो घुमा के यहाँ पे पूछ दिया है, यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है 90 नंबर है, कहता है यहाँ पे देख लीजिए कि इन स्टैंडिंग एंड ग्रेडिंग नियोप्लाज्म, ठीक है ना, नियोप्लाज्म TNN सिस्टम, TNN सिस्टम, देखिए यहाँ पे TNM होगा, TNN नहीं, TNM होगा, यूज TNM स्टैंडर्ड फॉर। देखिए जो कैंसर होता है, कैंसर में डॉक्टर जो है ट्यूमर किस स्थिति में है, ठीक है ना, कहाँ फैला है, समझ गए, किस ग्रेड में है, इसको तय करने के लिए TNM जो है सिस्टम बनाया गया है। TNM सिस्टम जो है इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। TNM मतलब होता है, देख लीजिए, TNM मतलब होता है ट्यूमर, N फॉर होता है नोड और M फॉर होता है मेटास्टैटिस। ट्यूमर मतलब ट्यूमर कितना गहरा है, कितना बड़ा है, ये चीज़ें बताता है। नोड मतलब क्या यह लिम्फ नोड में भी फैल चुका है। M मतलब मेटास्टैटिस मतलब क्या ये कैंसर जो है दूसरे जगहों पर भी फैलने वाला है या वृद्धि कर गया है, तो यही ट्यूमर, यही जो है आपको बताता है, T ट्यूमर को, N नोड को, M मेटास्टैटिस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट हैज अंडरगोन एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी, यानी एक पेशेंट को जो है एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी यानी बाहर से रेडियोथेरेपी उसके लग रहा है। द एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट इंक्लूड द फ्लोइंग अपार्ट फ्रॉम, यानी एक एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी वाले मरीज को कौन सा जो है साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है, हियर लॉस, अल्सर ऑफ ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन, कॉन्स्टिपेशन एंड हेडेक। क्या होगा माय डियर, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या चीज़, आप बताइए कमेंट करके, आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट करके बताइए कि एक पेशेंट एक्सटर्नल रेडियोथेरेपी चल रहा है तो उसमें संभावित लक्षण कौन सा होगा, ठीक है ना, तो आप लोग बताइए क्या होगा, ठीक है ना। चलिए समझ गए, चलिए आप लोग इसको एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए। चलिए 21 है,
स्किन रिएक्शन आर कॉमन इन रेडिएशन थेरेपी। कहता है त्वचा से संबंधित प्रतिक्रिया रेडिएशन थेरेपी चूँकि बाहर से चलता है डायरेक्टली स्किन पर अटैक करता है, तो ये सामान्य बातें हैं। स्किन का रिएक्शन होना, वहाँ पे लालिमा होना, सूजन होना, जलन होना स्किन पर ये कॉमन है रेडिएशन थेरेपी में, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्रोमोटिंग स्किन इंटीग्रिटी शुड बी प्रोमोटेड अपार्ट फ्रॉम। हमसे ये पूछ रहा है कि ठीक है भाई, कॉमन है रेडिएशन थेरेपी में स्किन रिएक्शन, बट नर्स का जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए कि स्किन को कैसे आप रखेंगे बेहतर तरीके से, अपार्ट फ्रॉम पूछ रहा है, समझ गए। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा ये देखिए, वॉशिंग द एरिया विथ ए मिल्ड सॉप एंड वाटर एंड पेटिंग इट फ्राई नोट रबिंग इट, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए, यही आपका राइट आंसर होगा। यूजिंग सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक फॉर क्लॉथिंग, अवॉइड द यूज ऑफ ऑइंटमेंट पाउडर एंड लोशन टू द एरिया, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट और कोल्ड, ठीक है। देखिए ये भी नहीं होगा, अवॉइड करेंगे डायरेक्ट सनलाइट से, डायरेक्ट उस पर सनलाइट नहीं पड़ना चाहिए, समझ गए। सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक क्लॉथिंग वहाँ पे नहीं लगाते हैं जहाँ पे रेडिएशन देते हैं। अवॉइड द यूज ऑफ ऑइंटमेंट, वहाँ पे कोई ऑइंटमेंट नहीं लगाए, पाउडर एंड लोशन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। तो यही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज टू इम्प्लीमेंट व्हेन परफॉर्मिंग नर्सिंग प्रोसीजर। कहता है रेडिएशन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा महत्व है जब नर्सिंग की प्रक्रिया जो है चल रही हो। व्हेन द नर्स इज नॉट परफॉर्मिंग एनी नर्सिंग प्रोसीजर, जब चल रही हो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है सुरक्षा, लेकिन जब नहीं चल रहा हो कोई नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है, तो व्हाट द डिस्टेंस शुड बी मेंटेन फ्रॉम द पेशेंट। जब चल रहा हो तो आपको नज़दीक में रहना पड़ेगा पेशेंट के साथ उसको हेल्प के लिए, लेकिन जब नहीं चल रहा हो नर्सिंग प्रोसीजर कोई भी, तो आपको रेडिएशन थेरेपी के दौरान मरीज से आपको कितने दूरी पर रहनी चाहिए। तो कितने दूरी पर रहनी चाहिए, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। 72 यहाँ पे 3 फीट की दूरी पर रखनी चाहिए जब कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा हो। तो अगर मरीज को रेडिएशन लग रहा हो तो 3 फीट की दूरी पर आप रहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इज टेकिंग, ठीक है ना, ए पेशेंट इज टेकिंग साइक्लोफॉस्फामाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लिम्फोमा। यानी पेशेंट ले रहा है साइक्लोफॉस्फामाइड किसके ट्रीटमेंट के लिए, लिम्फोमा के ट्रीटमेंट के लिए। द नर्स इज वेरी कॉशियस व्हाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग द मेडिकेशन बिकॉज द ड्रग्स पोजेस द फेटल साइड इफेक्ट। कहता है कि एक पेशेंट है जो साइक्लोफॉस्फामाइड ट्रीटमेंट ले रहा है लिम्फोमा के लिए। द नर्स इज वेरी कॉटियस वाइल एडमिनिस्ट्रेट, मतलब एक नर्स काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब उसको कहा जाए सचेत है जब ये मेडिकेशन उसे एडमिनिस्टर किया जा रहा है। बिकॉज दिस ड्रग पोजेज द फेटल साइड इफेक्ट, क्योंकि यह ड्रग का जो है साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट है, तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे। तो इस ड्रग का साइड इफेक्ट माय डियर यही है कि यह हेमोरेजिक सिस्टिसाइटिस बना सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यह हेमोरेजिक साइस्टाइटिस कर सकता है साइड इफेक्ट में, इसलिए एक नर्स काफ़ी सचेत रहती है, ठीक है ना, साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग देने में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ, 24 है, स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ द कीमोथेरेपेटिक एजेंट विंस क्रिस्टिन इज। कहता है कि स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन कीमोथेरेपिक एजेंट, यानी यह किस वर्ग का ये दवा है, यह है कीमोथेरेपी एजेंट ही, लेकिन किस वर्ग का है, हमें विन क्रिस्टिन का वर्ग पूछ रहा है, समझ गए, हमें विन क्रिस्टिन का वर्ग पूछ रहा है। तो ये वर्ग जो है आपका ऑप्शन में होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, माइटोटिक, ठीक है ना, माइटोटिक इनहिबिटर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, 25 है, ये 25 साल की एक आदमी है, ठीक है, इंक्वायरिंग अबाउट द मेथड ऑफ वे टू डिटेक्ट कैंसर अर्लियर। एक 25 साल के आदमी है, वो इंक्वायरी कर रहा है कि पहले ही कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाए, इसके लिए पूछ रहा है वो, ठीक है, कि शुरुआती अवस्था में ही कैसे कैंसर को पहचाना जाए। द नर्स लिस्ट लाइकली आइडेंटिफाई दिस मेथड बाय स्टेनिंग, यानी नर्स जो है क्या बताएगी कि कैसे हम पहचाने, किस विधि से पहचाने, ठीक है ना, कैंसर को। एनुअल चेस्ट एक्सरे, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। एनुअल पैप स्मीयर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी वोमेन ओनली, एनुअल डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन फॉर पर्सन ओवर एज ऑफ 40, अर्ली फिजिकल एंड ब्लड एग्जामिनेशन। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में देख लीजिए, यहाँ पे हमें किस चीज़ के लिए पूछ रहा है,
हमें किस चीज़ के लिए पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले आपको एक ध्यान देना होगा, चूँकि एक 25 साल के एक 25 साल के पुराने मरीज है, रोगी है, जो इंक्वायरी कर रहा है डिटेक्ट कैंसर को अर्लियर पहचानने के लिए। नर्स लिस्ट लाइकली आइडेंटिफाई दिस मेथड बाय स्टैंडिंग। अब यहाँ पे कोई कैंसर का जो है जिक्र नहीं किया है कि फलाना कैंसर है कि चिलाना कैंसर है, ठीक है ना। अगर कोई कैंसर का नाम दे देता तो हम बताते कि किस कैंसर के लिए कैसे पहचानेंगे, लेकिन डायरेक्टली अगर कैंसर का पहचान करना है तो आपको एक चीज़ को ध्यान में देना चाहिए कि कम से कम अर्ली, यहाँ पे ईयरली दिया है, लेकिन कम से कम आपको 6 मंथ पर एक बार फिजिकल एंड ब्लड एग्जामिनेशन करवाना चाहिए, ठीक है। हर एक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसको भी कम से कम 6 महीने पर साल भर में एक बार जो है आपको ज़रूर अपने बॉडी का एग्जामिन करवाना चाहिए, ब्लड का एग्जामिन करवाना चाहिए, ठीक है ना। इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आगे है 26 है, कहता है ऑल आर रिकॉग्नाइज ट्यूमर मार्कर एक्सेप्ट, कहता है सब जो है आपका पहचानने वाला ट्यूमर है किसको छोड़कर, बीटा एसजीजी, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, अल्फा फिटोप्रोटीन, एसिड फॉस्फेटेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ए को छोड़कर, तो देखिए ए को छोड़कर मैं बता दूं एसिड फॉस्फेट जो होता है, एसिड फॉस्फेट मार्कर मतलब पहचानने वाला, समझ लीजिए, जो आपको ट्यूमर को पहचान सकता है। तो देखिए ये सब के सब ट्यूमर को पहचानने वाला है, ये सब के सब ट्यूमर को पहचान सकता है, आपका रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। लेकिन एसिड फॉस्फेट जो है ये नहीं पहचान सकता है, ये बातें को ध्यान में दीजिएगा, ठीक है ना। कहता है लिस्ट एमिनेबल टू स्क्रीनिंग इज, कहता है कि सबसे कम जो है स्क्रीनिंग वो किसमें जो है, आपको यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट एमिनेबल टू स्क्रीनिंग इज, हमसे पूछ रहा है कि लिस्ट एमिनेबल टू स्क्रीनिंग इज, यानी लिस्ट एमिनेबल स्क्रीनिंग किसके लिए होगा इसमें, तो लंग के लिए, ठीक है ना, लंग के लिए लिस्ट एमिनेबल टू स्क्रीनिंग इज लंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फ्लोइंग हेड एंड नेक कैंसर, ठीक है ना, इन लिम्फ नोड मेटास्टेटिस लिस्ट कॉमन, कहता है इन विच द फ्लोइंग हेड एंड नेक कैंसर, इनमें से हेड एंड निम्नलिखित में से वह कौन सा हेड एंड नेक कैंसर है, इज लिम्फ नोड मेटास्टेटिस, जिसका लिम्फ नोड मेटास्टेटिस में है, लिस्ट कॉमन, यानी इनमें से कौन सा है, टंगू, ठीक है, बक्कल म्यूकोसा, हार्ड पैलेट, ठीक है ना, एंड लोअर एल्वोलस, ठीक है। क्या होगा, तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हार्ड पैलेट होगा, ठीक है, हार्ड पैलेट वाला जो होता है हेड एंड नेक कैंसर में, आपको हार्ड पैलेट वाला जो होगा ये मेटास्टेटिस बताता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक है 29 है, कहता है सेकेंडरीज ऑफ ऑल द फ्लोइंग कॉज ऑस्टियोलाइटिक लेसन, कहता है इन एक को छोड़कर सब जो है द्वितीयक लेसन है ऑस्टियोलाइटिक। लेसन मतलब समझते हैं, एक उभरा हुआ यानी कह सकते हैं ट्यूमर टाइप से, या एक उभरा हुआ जगह पे लेसन बनना, घाव बनना, ठीक है ना। तो कहता है ऑस्टियोलाइटिक घाव एक को छोड़कर, सेकेंडरी ऑफ द फ्लोइंग कॉज ऑस्टियोलाइटिक लेसन, द्वितीय कारण है ऑस्टियोलाइटिक घाव का एक को छोड़कर, प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट, किडनी, ब्रोंकस, थायराइड, बताइए कौन सा होगा, ठीक है ना, कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, प्रोस्टेट को छोड़कर सब में ऑस्टियोलाइटिक लेसन जो है सेकेंडरी कारण बनता है घाव का, ठीक है ना, याद रखिएगा सब में। आगे मैं बढ़ता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ द बोन मेटास्टेटिस इज बाय, कहता है ट्रीटमेंट ऑफ बोन यानी हड्डियों की कैंसर में जो मेटास्टेटिस में हो, तो इसमें ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, देखिए ट्रीटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसमें जो ट्रीटमेंट अपन किया जाएगा वो होगा कौन सा, आप लोग जो है बताइए, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे बताइए, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया, ठीक है ना, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दिया। देखिए ये सब आइसोटॉप है, रेडियो एक्टिव पदार्थ का आइसोटॉप है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। जैसे आयोडीन I131 है आयोडीन, ए है फॉस्फोर, ठीक है ना, फॉस्फोर 32, पी है फॉस्फोरस जो 32 होता है वो है आइसोटॉप है। एट्रियम जो है ये भी आपका एक जो है आइसोटॉप है, ठीक है ना। और सेमेरियम 153 है, ये भी आपका आइसोटॉप रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि बोन मेटास्टेटिस के लिए इसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ता हूँ। कहता है हाइपर कैल्सेमिया एसोसिएटेड विथ मैग्लेंसी इज मोस्ट ऑफ्टन मेडिकेटेड बाय, कहता है हाइपर कैल्सेमिया मतलब कैल्शियम का बढ़ा होना किस मैलिग्नेंसी में
कई बार जो है हम लोग उसके लिए देखते हैं, ठीक है ना। हाइपर कैल्सेमिया एसोसिएटेड विथ मैगलेंसी, मतलब किस मैलिग्नेंसी के साथ में हाइपर कैल्सेमिया जो है आपको कई बार देखा जाता है, ठीक है ना। तो पैराथायराइड हार्मोन आपको पता होना चाहिए, यही आपका राइट आंसर होगा, पैराथायराइड हार्मोन, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन कंट्रोल अपन कैल्शियम पर करता है। तो मोस्ट विथ मैलिग्नेंसी, जैसे ही मैलिग्नेंसी होता है तो जो पैराथायराइड हार्मोन होता है काफ़ी ज़्यादा रिलीज करने लगता है कैल्शियम का हड्डियों में, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है ये आपको समस्या उत्पन्न हो जाता है, तो पीटीएच हार्मोन होगा, ऑप्शन ए, ठीक है ना। 32 नंबर का क्वेश्चन है, ए पेशेंट विथ ल्यूकोमिया ऑन कीमोथेरेपी, एक पेशेंट ल्यूकोमिया का है जो कीमोथेरेपी पर है, डेवलप एक्यूट लोअर एब्डोमिनल पेन, जिनमें डेवलप हो चुका है, विकसित हुआ है अचानक से उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द, एसोसिएटेड विथ एनीमिया यानी उसको रक्त का भी कमी है, थ्रोम्बोसाइटोपोनिया भी है यानी प्लेटलेट का भी कमी है, ल्यूकोपोनिया यानी WBC का भी कमी है। विच ऑफ द फ्लोविंग इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस, कहने का मतलब है पेशेंट जो है आपका कीमोथेरेपी ले रहा है जो ल्यूकोमिया का है, तो उसमें अचानक से पेट के निचले हिस्से में दर्द हो गया, ठीक है, साथ में उसको जो है थ्रोम्बोसाइटोपोनिया है, ल्यूकोपोनिया है, तो कौन सा जो है डायग्नोसिस उसमें जो है विच ऑफ द फ्लोविंग इज द क्लिनिकल डायग्नोसिस, निम्नलिखित डायग्नोसिस कौन सा होगा, निदान कौन सा होगा, ठीक है, यही जो है पूछ रहा है। तो इन चीज़ों को जो है आपको ध्यान में देना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा माय डियर, तो आपका इसका आंसर, चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बोन मेटास्टेटिस का ट्रीटमेंट सेमेरियम 153 इज द राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बता दूंगा। चलिए आगे है इसका आंसर, मैंने सोचा बता देता हूँ, मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसमें जो है आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसमें राइट आंसर होगा न्यूट्रोपेनिक कोलाइटिस, ठीक है ना, न्यूट्रोपेनिक कोलाइटिस, इस चीज़ को ध्यान में आपको रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 33 है, ड्रग यूज फॉर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर, यानी हम लोग कौन सा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ड्रग का इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर में, यानी एस्ट्रोजन से निर्भर वाला जो कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, उसमें कौन सा ड्रग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, टमैक्सोफिन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए टमैक्सोफिन, ठीक है, याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई आपसे पूछे कि एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ब्रेस्ट कैंसर में कौन सा मेडिसिन यूज करेंगे, तो टेमोक्सिफिन, ठीक है, याद रखिएगा। 34 है, ऑल आर रिमूव इन रेडिकल मास्टेक्टोमी एक्सेप्ट, यानी ऑल आर रिमूव्ड यानी सभी हटा दिया गया है रेडिकल मास्टेक्टोमी में, सिवाय किसके यानी कौन से चीज़ को छोड़ दिया गया है इसमें, तो इसमें जो छोड़ दिया गया है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्राक्लेविकुलर नोड। देखिए इसमें पेक्टोरियस मेजर को भी हटा दिया जाता है, ये भी दोनों, पेक्टोरियस माइनर को भी हटा दिया जाता है और एक्सिलरी लिम्फ नोड को भी हटा दिया जाता है, यानी जो रेडिकल मास्टेक्टोमी होता है ना, इसमें संपूर्ण ब्रेस्ट को हटा दिया जाता है, उसके आसपास के टिश्यू को भी हटा दिया जाता है, और इसमें जो आपका बच जाएगा सुप्राक्लेविकुलर नोड बच जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 35 है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टडी इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज डन बाय, कहता है एस्ट्रोजन, यहाँ पे देखिए एस्ट्रोजन रिसेप्टर स्टडी इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज डन ऑन, यानी कहता है कि एस्ट्रोजन रेसिपेटर स्टडी कार्सिनोमा ब्रेस्ट में किया जाता है, किस पर किया जाता है, तो ट्यूमर टिश्यू, उसमें से ब्रेस्ट से एक ट्यूमर, जो ट्यूमर होता है वहाँ से टिश्यू को निकाला जाता है और वहाँ से निकाल कर जो है उस पर स्टडी किया जाता है, तो ट्यूमर टिश्यू इज द राइट आंसर, ठीक है। 36 है, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ऑफ टोटल थायराइडोक्टोमी इंक्लूड ऑल एक्सेप्टेड, ठीक है ना, यानी टोटल थायराइडोक्टोमी का जटिलता कौन होता है, एक को छोड़कर, हॉर्सनेस होगा बिल्कुल, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी होगा, हेमरेज भी हो सकता है, हाइपर कैल्सेमिया नहीं होगा, यहाँ पे हाइपोकैल्सेमिया होगा। टोटल थायराइडोक्टोमी से कैल्शियम की जो लेवल है वो कम सकता है, तो हाइपर कैल्सेमिया नहीं हो, अगर हाइपोकैल्सेमिया होता तो राइट हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 37 है, इन द पोस्ट ऑपरेटिव रूम, यानी सर्जरी के बाद रूम में, आफ्टर द थायराइड सर्जरी, थायराइड सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव रूम में पेशेंट डिवेलप ब्रेथनेस, यानी पेशेंट को सांस लेने में समस्या हो रही है या सांस जो है घूट रहा है, श्वसन कष्ट हो रहा है, द वाउंड वाज सीन बल्गिंग विथ ब्लड स्टेनेड, और क्या है, घाव जो है सर्जरी वाला वह बल्गिंग है, ब्लड के साथ में दिख रहा है। व्हाट वुड बी द फर्स्ट थिंग डू, प्रथम दृष्टिया क्या हम जो है देखते हैं और क्या हम करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी,
ठीक है, क्रियोथायरोट्रॉफी, ठीक है, क्रियोथायरोडोक्टोमी, लैरिंजो एंड इंटूबेशन, रिमूव द स्टिच एंड टेक द पेशेंट टू ओटी। क्या करेंगे, तो इसको जो है आपको समझना है यहाँ पे। तो रिमूव द स्टिच, स्टिच को हटाकर टेक द पेशेंट टू ओटी, पेशेंट को हम लोग ओटी में रखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है 38 नंबर है, कहता है आफ्टर कोलिसाइटेक्टोमी देयर वाज 50 ml बाइल आउटपुट फ्रॉम द ड्रेन ऑन द फर्स्ट ऑपरेटिव डे मैनेजमेंट। कहता है आफ्टर जब हम कोलिसाइटेक्टोमी करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो 50 ml बाइल आउटपुट होता है ड्रेन के माध्यम से फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे, यानी प्रथम सर्जरी के बाद जो प्रथम दिन होता है वहाँ पे 50 ml आउटपुट आता है ड्रेन के माध्यम से, ड्रेनेज के माध्यम से बाइल की उत्पत्ति होती है 50 ml। तो उसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑपरेटिव डे क्या मैनेजमेंट करेंगे, इंट्राबाइलरी स्टेंट, इमीडिएट एक्सपोर्शन, टी ट्यूब ड्रेनेज एंड ऑब्जर्वेशन। क्या करेंगे, तो हम लोग यही कर सकते हैं कि भाई उसको जो है क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, देखेंगे कि क्या होता है भाई, ठीक है ना। प्रथम दिन 50 ml आया है ड्रेन के माध्यम से, और ड्रेन कौन सा किया जाता है, टी ट्यूब ड्रेनेज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपका टी ट्यूब होता है वो ड्रेनेज किया जाता है, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 39 है यहाँ पे, विच मैन्यूवर इज डन बाय टेम्पोरली स्टॉप इन डाइवर्टेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग कोलिसाइटेक्टोमी। ठीक है ना, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा कि हमसे पूछ रहा है कि विच मैन्यूवर इज डन टू टेम्पोरली स्टॉप इन डाइवर्टेड ब्लीडिंग ड्यूरिंग काइलेक्टोमी। तो काइलेक्टोमी के दौरान हम अस्थायी रूप से ब्लीडिंग को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो प्रिंगल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, प्रिंजल का, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे 40 है, द फ्लोइंग एनास्टोमोसिस आर डन इन वीपल प्रोसीजर। कहता है वीपल प्रोसीजर में निम्नलिखित एनाटोमोसिस किया जाता है, ठीक है ना, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हेपेटोजिज्नोस्टोमी किया जाता है, पैंक्रियाटोगैस्ट्रोक्टोमी ये भी किया जाता है, ठीक है, गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी ये भी किया जाता है, जिज्नोस्टोमी ये नहीं किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो ऊपर के जो तीनों दिया है यह वीपल प्रोसीजर में किया जाता है, ठीक है ना, चाहे वो हेपेटोजिज्नोस्टोमी हो, पैंक्रियाटोगैस्ट्रेक्टोमी हो या फिर गैस्ट्रोजिज्नोस्टोमी हो, ये तीनों प्रोसीजर किया जाता है वीपल प्रोसीजर में, लेकिन जिज्नोस्टोमी नहीं किया जाता है, जिज्नोस्टोमी नहीं किया जाता है, ठीक है। 41 है, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फ्लूकेटविंग जॉन्डिस इन ए मिडिल एजेड अल्डरली मैन इज। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे पूछ क्या रहा है, समझ लीजिए बात को। यहाँ पे पूछ रहा है कि द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फ्लैक्चुएटिंग जॉन्डिस इन ए मिडिल एज या अल्डरली मैन। कहता है कि एक मोस्ट लाइकली मिडिल एज यानी एक मध्यम एज की व्यक्ति में फ्लैक्चुएटिंग जॉन्डिस का मोस्ट कारण क्या होता है, तो मोस्ट कारण होता है आपका कौन सा होगा, तो वो होता है आपका लीवर फ्लूक इन्फेस्टेशन। ठीक है ना, क्या होगा, लीवर फ्लूक इन्फेस्टेशन, ठीक है, याद रखिएगा। लीवर देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, मैं बता दूँ फोर यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए ये होता है इसका राइट आंसर, लीवर फ्लूक इन्फेस्टेशन नहीं होकर इसका राइट आंसर पेरीएम्पुलरी कैंसर होगा। ठीक है ना, पेरीएम्पुलरी कैंसर होगा, पेरीएम्पुलरी कैंसर होगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग। कहता है मोस्ट कॉमन कारण क्या है अपर जीआई ब्लीडिंग का, ठीक है ना, अपर जीआई ब्लीडिंग का। तो अपर जीआई ब्लीडिंग का मोस्ट कॉमन कारण गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक अल्सर, याद रखिएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है ए 60 ईयर ओल्ड मैन सफरिंग फ्रॉम लेफ्ट कोलोन कैंसर, यानी बाएं आंत की कैंसर है, 60 साल के मरीज है, ठीक है, विथ एक्यूट लेफ्ट क्लोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें जो लेफ्ट कॉलोन है वो ऑब्स्ट्रक्शन भी है उसमें, एंड द ट्रीटमेंट इज, तो ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब उसको लेफ्ट कैंसर, लेफ्ट आंत में कैंसर भी है और लेफ्ट आंत में उसको अवरुद्ध भी है, क्लोनिक भी है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन भी है, अवरुद्ध भी है। तो उसका देखिए एक ही होता है, या तो उसको भाई जो है क्या करवा देना चाहिए, कोलोस्टोमी करवा देना चाहिए, ठीक है ना, एक एक जो है सर्जिकल प्रोसेस होता है, सर्जिकल प्रोसेस जो है करवा देते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिसेक्शन एंड हार्टमैन प्रोसीजर, ये आपका करवाना चाहिए, ठीक है ना, प्राइमरी रिसेक्शन एंड हार्टमैन प्रोसीजर, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, 44 है, बीसीजी यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। देखिए एक बीसीजी आप लोग पढ़े होइएगा, वहाँ पे बीसीजी पढ़े होइएगा, वैक्सीन बच्चा में दिया जाता है। ये बीसीजी का ट्रीटमेंट जो होता है आपका किसके लिए किया जाता है, तो बेसिकली
जो कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लेडर के कैंसर जो होता है उसमें भी BCG काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 45 है मोस्ट रेडिएशन सेंसेटिव टेस्टिकुलर ट्यूमर इज, कहता है कि जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है उसमें सबसे सेंसेटिव जो है आपका जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है, तो वही होता है सेमिनोमा, ठीक है ना, सेमिनोमा जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसेटिव होता है टेस्टिकुलर ट्यूमर में जब रेडिएशन चलता है तो, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 46 है मोस्ट कॉमन साइट टू पुट ए चेस्ट ड्रेन इन केस ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कहता है कि सबसे सामान्य जगह कौन सा है चेस्ट ड्रेनेज के लिए जब प्लूरल इफ्यूजन हो, ठीक है ना, कौन सा साइट का नाम पूछ रहा है, तो साइट का नाम कौन सा होगा, ये होगा 5th इंटरकोस्टल, देख लीजिए 5th इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी 5वां इंटरकोस्टल स्पेस के मध्य में एक्सिलरी लाइन पर, ठीक है ना, याद रखिएगा। 47 है वायरस कॉजिंग हेड एंड नेक कैंसर, हमसे पूछ रहा है वह कौन सा वायरस है जो हेड एंड नेक कैंसर का कारण बनता है। देखिए इसमें आपका EBV भी होता है और HPV होता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ये भी कारण बनता है हेड एंड नेक कैंसर का, और ये जो आप एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है ना, एप्स्टीन बार वायरस जो देख रहे हैं EBV, ये भी कारण बनता है, समझ रहे हैं। 48 है ऑल दीज आर फीडिंग ट्यूब, यानी इनमें सब फीडिंग ट्यूब है एक को छोड़कर, तो ये टी ट्यूब जो आप देख रहे हैं ना, ये टी ट्यूब, ये फीडिंग ट्यूब नहीं है, ये आपके बाइल डक्ट से बाइल को ड्रेनेज करने में, ठीक है, स्टोन को निकालने में इन ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली, तो ये तीनों अपना फीडिंग ट्यूब में होता है लेकिन टी ट्यूब का इस्तेमाल नहीं किया जाता, याद रखिएगा, ठीक है ना। 49 है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 49 नंबर का क्वेश्चन है ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ इसोफेगल सर्जरी, सब के सब इसोफेगल सर्जरी है लेकिन एक नहीं है। देखिए आइवोर लेविस ये भी सर्जरी है, मैक ओवन ये भी सर्जरी है, ट्रांसिस्थल ये भी सर्जरी है, लेकिन साइटोरिडक्टिव्स जो है ये सर्जरी नहीं है इसोफेगल का, तो याद रखिए इसोफेगल में आइवोर लेविस, मैक ओवन, ट्रांसिस्थल ये तीनों के तीनों जो है सर्जरी है इसोफेगल का, सिवाय साइटोरिडक्टिव का, ठीक है। और आज का लास्ट है क्वेश्चन AFP इज रेज्ड इन, यानी AFP अल्फा फीटोप्रोटीन रेज किसमें होता है, तो जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है जिसे बेसिकली लीवर कैंसर भी बोलते हैं HCC, इसमें AFP जो होता है रेज होता है, बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको टोटल कितना क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ईमानदारी से बताइएगा आप इसमें कितना सही मार पाए हैं, 20 मार पाए हैं, 10 मार पाए हैं, 15 मार पाए हैं या 25 मार पाए हैं, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक है, धन्यवाद।